नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, जहां प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं उन्होंने सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के भी आदेश दिए। गोरखनाथ मंदिर में आज 9 नवीन मंदिरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की। साथ ही आपको बता दें कि शिव अवतार गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखनाथ मंदिर परिसर में बने 9 देवी देवताओं के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया है। नवीन मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 2 चरणों में अनुष्ठान का शुभारंभ 8 मई को ही हो चुका है। प्रथम चरण में 14 मई तक सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। सप्त दिवसीय द्वितीय चरण के अनुष्ठान का शुभारंभ 15 मई को श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भगवत गीता महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के साथ हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों की पूर्ण आहुति आज हो गई है। पूर्ण आहुति के साथ ही गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की। आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। उन सबको, सभी यजमान गणों को, आप सभी श्रद्धालुजनों को मैं इस अवसर पर इस पवित्र आयोजन के सकुशल संपन्न होने और आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से जो 9 मंदिरों में यहां पर देव विग्रह विराजमान हुए हैं, उन सब से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस यज्ञ का पुण्य आप सबको प्राप्त हो। इस कथा के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से जो भी पुण्य प्राप्त हो वह लोक मंगल के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए हम सब उसको उपयोगी बना सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति, कथा व्यास जी के प्रति, पूज्य संतों के प्रति और इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस कार्यक्रम के साथ पूरी सद्भावना के साथ जुड़ करके इस पूरे आयोजन को धर्ममय, आध्यात्ममय बनाने का पूरा योगदान दिया है, उन सब के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी यहां मंच पर हमारे 2 लोगों को सम्मान किया गया है और वे 2, एक तो इस पूरे व्यवस्था के जो आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर अनुपम अग्रवाल, कैसे मंदिर बनने हैं, उसकी माप क्या होनी चाहिए, वास्तु के अनुसार क्या कार्यक्रम होने चाहिए, ये सभी उन्होंने इसको पूरी तन्मयता के साथ जोड़ करके विगत 3 वर्षों से वे नियमित यहां पे आकर के मंदिर से जुड़े हुए जो इंजीनियर थे उनके साथ मिल करके, अन्य जो इस पूरे निर्माण कार्य के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन सबको समय समय पे मार्गदर्शन करते रहे। परिणाम था एक समय सीमा के अंदर वे सभी मंदिर बनकर के तैयार हुए और आज वहां पर देव विग्रहों की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मंदिरों में देव प्रतिमाओं का विराजमान होना है और मंदिर की साइज के अनुरूप देव विग्रह भी हों और उन्हें व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए पिछले कई दिनों से जयपुर से यहां पर जैमिनी मार्बल आर्ट के श्री मुकेश कुमार जैमिनी और श्री शिवम जैमिनी यहीं पर प्रवास करते हुए सभी मूर्तियों को कैसे स्थापित करना है। बहुत मूर्तियां, अगर यद्यपि वे अब तो साक्षात यहां पर उन देव विग्रहों का प्रतीक बन चुकी हैं, लेकिन जब ये मूर्तियां वैसे भी आई थी, भारी भारी थी। यानी अगर हनुमान जी की ही मूर्ति का वजन आप देखेंगे तो आप कम से कम 7 से 8 क्विंटल से कम नहीं है, लेकिन उस मूर्ति को सकुशल वहां तक पहुंचा देना। अन्य मूर्तियों को भी देखेंगे, कोई 5 कुंटल से कम नहीं, कोई 3 कुंटल, कोई 1 कुंटल से कम तो कोई नहीं होंगे, लेकिन उन सभी मूर्तियों को सकुशल वहां पर पहुंचा देना और उनके सौंदर्य में किसी भी प्रकार का कोई खरोंच तक ना आए,
यह एक अद्भुत कला है। यानी मूर्ति बना देना, उनकी सजावट कर देना, लेकिन सजावट के साथ ही उन मूर्तियों को और मंदिरों की भी सजावट आपने देखा होगा कितनी बहुत ही अच्छे उस पर उन्होंने करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए श्री मुकेश कुमार चैमली और उनके पुत्र और उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब भाजपा की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। रिजल्ट आने के बाद महज 10 दिन के अंदर भाजपा ने 6 क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठकें की हैं और इसमें लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यही नहीं, भाजपा 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान भी चलाने जा रही है। इसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बल्कि विधायक, सांसद, राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। सभी गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। जबकि विपक्षी दलों की बात करें तो रिजल्ट के बाद सपा और कांग्रेस की तरफ से कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती ने जरूर लखनऊ में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। साथ ही 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को अहम टिप्स भी दिए थे। आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं और इस क्रम में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास स्थित चौराहे पर स्थापित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेसियों ने उन्हें याद करते हुए राजीव गांधी की सोच और पद चिन्हों पर चलने का भी संकल्प लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अलावा पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारे देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। हमको एक तो 5 किलो राशन पर पूरे 80 करोड़ लोगों को दिखाया जा रहा है। उस तरह से जो भी तुगलकी फरमान, जनता को कैसे परेशान किया जा सकता है। आपने 2016 में क्या कहा था कि मुझे 50 दिन दे दो और 50 दिन बाद अगर मेरी कोई कमी रह जाए तो मुझे बीच चौराहे पर, तो अब उनको चौराहे पर आना चाहिए। परस्पर की 2000 की नोट दोबारा चेंज करो, उस पर रोक लगाओ। क्या मतलब है? 2024 में इलेक्शन आ रहा है, इसी के लिए कर रहे हो ना आप। अपना तो चले गए जापान घूमने, सबको न्योता देने की। 28 तारीख को हम उद्घाटन कर रहे हैं अपने 25,000 करोड़ रुपए का जो संसद भवन बना है, उसकी उद्घाटन में अपना लगे और हिंदुस्तान की जनता को एक बार फिर से लाइन में लगा दिया कि जाओ और फिर से नोट बदलने का काम करो। ये जो तमाशा चल रहा है हमारे देश में, जो इवेंट चल रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए अब जनता तैयार हो गई है। हिमाचल, कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है। 2024 में इनको सबक सिखाते हुए पुनः इनको हिंदुस्तान से बाहर करने का कार्य किया जाएगा। लखनऊ में हज हाउस से 14,000 जायरीनों का जत्था रविवार सुबह हज के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि 298 यात्रियों को पहली फ्लाइट से रवाना किया गया। हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए बसों को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी इस दौरान मौजूद रहे। भारत में एक बार फिर से आरबीआई के आदेश पर 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा, जिसको लेकर मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि नोट बंद होने से कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला। इसका विरोध उन्होंने किया है। पहले भी नोटबंदी के दौर में कितने लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा था, यह बात भी उन्होंने कही। और आखिर में आगे इलेक्शन आए तो हिंदू मुसलमान कर दो, ये फार्मूला है। तो क्या पिछले पैटर्न पे लड़ेगी अब भी ये भाजपा? अब देखिए अब क्या करते हैं, क्या है अगले पार्लियामेंट के सेशन में, क्या कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी है। जिस तरह से आप अपने मंत्रियों को हटा रहे हैं, रविशंकर प्रसाद, उसके बाद किरण रिजिजू और अब मेघवाल आ गए, और आखिर में आगे इलेक्शन आए तो हिंदू मुसलमान कर दो, ये फार्मूला है। तो क्या पिछले पैटर्न पे लड़ेगी अब भी ये भाजपा? अब देखिए अब क्या करते हैं, क्या है। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सिंह दिल्ली से गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय पप्पू सिंह के द्वितीय पुण्यतिथि पर
प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी सांसद ने जनता को भी संबोधित किया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, नौजवानों, 5 तारीख को मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देना अपने भविष्य के लिए। आंकड़ा आया है, कोई कहता है प्रति घंटा 200 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस कानून के कारण। 200 नौजवान प्रति घंटा अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं इस कानून के कारण। मेरे भाइयों, मैंने संतों से कहा है कि उस मंच से हमारे प्रकरण की कोई चर्चा नहीं होगी। और हमने तो एक दिन तो मैंने बोला था, चुनरिया झीनी रे झीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धरी चुनरिया झीनी रे झीनी। कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई साहस से कमी नहीं है। और मेरे भाइयों, याद रखना, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये चाचा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो आरोप लगाया है ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों, मैं ज्यादा खुल करके नहीं बोल रहा। अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा। अधिकारों के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा। और तो मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। दीवानी न्यायालय में रविवार सुबह लोक अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। सुबह से ही लोगों का यहां भीड़ उमड़ रही है। दीवानी न्यायालय के गेट नंबर 1 के पार्किंग स्थल पर लोक अदालत में बैंकों, टोरेंट पावर समेत विभिन्न विभागों के काउंटरों पर वाद निस्तारण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आपको बता दें कि लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज विवेक संगल ने किया। उन्होंने मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन किया और इसके बाद वो राष्ट्रीय लोक अदालत में लगे विभिन्न विभागों के काउंटरों का उन्होंने जायजा लेने गए। उन्होंने अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करने के आदेश दिए। इस दौरान उन्हें बुकें भेंट कर विभागीय और बैंक अधिकारियों ने स्वागत भी किया। इटावा में 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा के साथ साथ विरोधी पार्टियों भी अपनी पूरी तैयारी के साथ दमखम लगा रही हैं, क्योंकि 2024 में विरोधी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंककर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही हैं। आने वाले चुनाव में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जनता ने कहा कि अब की बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो कहीं जनता का कहना है कि एक बार फिर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ 300 सीटें जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। कहना है कि पहले तो जात पात धर्म अधर्म की बात तो छोड़े भारतीय जनता पार्टी। जात पात धर्म अधर्म तो ये छोड़े और पूरे विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। कल हम तो कानपुर में थे, इरफान सोलंकी जैसे लोग, आजम जैसे झूठे मुकदमों में पूरे विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। जनता ने चुना है, जब नेताजी हमेशा मुख्यमंत्री रहे, जब रहे, विपक्ष का कोई भी जनता ने जिसे चुना हुआ उसको सम्मान देने का काम किया, तो वो सीधा जनता का अपमान है। अगर जनता के प्रतिनिधि को तुम झूठे केसों में भेज दो तो जनता का अपमान है। तो फिर ऐसे तो खिलाफ हो चुकी है जनता और कोई काम नहीं किया। पहले तो राष्ट्र निर्माण की बात करते, पहले गांव का एक विकास तो करके दो। एक गांव का विकास 6 सालों में नहीं कर पाए, एक शहर का विकास नहीं कर पाए, केवल झूठे आश्वासन दिए। इसलिए हम लोगों ने तो विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से माफिया बड़ा कोई है नहीं। इन्होंने सब झूठे मुकदमे लगा करके लोगों को परेशान किया है। समाजवादी पार्टी में तो जरा सा कोई भी अधिकारियों की मनमानी नहीं थी। अब यहाँ अधिकारियों की मनमानी,
रिश्वत बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिना रिश्वत के कोई काम हो नहीं रहा, सुनवाई कहीं है नहीं, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं है, एमएलए एमपी की सुनवाई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के कई जबरा फैन आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बरेली के रिटायर्ड टीचर से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाल काल से लेकर राजनीतिक जीवन तक बनाया है। पहले ये लोग कलाओं का चित्रण करते थे, फिर अचानक इन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्रण किया जाए, जिसके बाद इन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल काल से लेकर राजनीतिक जीवन तक के चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। दरअसल यहाँ जो आप पीएम मोदी के चित्र रखे देख रहे हैं, ये बरेली के एक रिटायर्ड अध्यापक ने बनाए हैं। पहले ये लोक कलाओं का चित्रण करते थे, फिर अचानक इन्होंने सोचा कि पीएम मोदी का चित्रण किया जाए, जिसके बाद इन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया। हमने कभी सोचा भी नहीं था इस देश के अंदर हिंदू धर्म की ओर सरकार आएंगी और काम करेंगी। मोदी जी ने एक नई दिशा दी और वो दिशा इतनी जोर पकड़ गई कि हर व्यक्ति का मन मोदी से जुड़ गया। मैं भी उनसे बड़ा प्रभावित हुआ, उनके बालकाल से लेकर और उनके जो आज के कार्य हो रहे हैं और उनकी गतिविधियां हैं, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। इससे लेकर मैंने एक उद्देश्य बनाया, मैं बजाय पहाड़ों पर, नदियों पर, या वैसे मैं फोक पर काम करता हूँ, लोक कलाओं पर, लेकिन मैंने सोचा मोदी जी के ऊपर चित्रण किया जाए, क्योंकि हमारे इस समय सबसे बड़े एक महापुरुष के रूप में हैं। लगभग मैंने उनकी मार्च से शुरू करी है पेंटिंग बनाना, 28 पेंटिंग बना दी। आज मैं 29वीं पेंटिंग बना रहा हूँ और उसमें मैंने उनके बाल्यकाल से जो भी चित्र मुझे मिले हैं, उन चित्रों के आधार पर मैंने उनका चित्रण किया है और उनको बनाया। 96 में मेरे लिए महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये मेरे लिए सम्मान मिला। इसके अलावा अनेक मंत्रियों, शिक्षा अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर भी सम्मानित होते रहे। उनकी जो हमने पोर्ट्रेट बनाए हैं, उसमें मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि हर व्यक्ति अपनी एक वेशभूषा बना लेता है। उनकी जिस क्षेत्र में वो गए, अगर वो राजस्थान में गए तो राजस्थान ड्रेस में, गुजरात में गुजरात की ड्रेस में, आसाम में गए आसाम की ड्रेस में, तो जिस क्षेत्र में जाते हैं वो वहाँ पर वो वैसा ही परिधान पहनते हैं। इससे उनकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है और आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। और लगता ये है कि अगर वो पहाड़ों पर हैं, ऊपर हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है यहीं के वो निवासी हैं, या मान लीजिए यहीं पर वो सेवाएं कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बता दें कि इन 28 चित्रों में पीएम मोदी की वेशभूषा और बचपन से उनके राजनीतिक करियर तक का सफर दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। प्रचंड गर्मी की वजह से छुट्टी वाले दिन भी काशी के घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घाटों पर पर्यटकों की कमी से नावक भी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। प्रचंड गर्मी की वजह से छुट्टी वाले दिन भी काशी के घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घाटों पर पर्यटकों की कमी से नाविक परेशान हैं। गर्मी तो इतना भयानक हो रहा है कि बता लोग आ ही नहीं रहे हैं। बोट का दम सन्नाटा हो गया है, इसीलिए हम लोग क्या करें, बोट रिपेयरिंग करवाना पड़ रहा है। इतनी कम लोग आने लगे कि बोट रिपेयरिंग का क्या किया जाए। उसमें धूप में सब लोग सुबह ही घर भाग जा रहा है। अरे अब तो 9 बजे तक तो एकदम खत्म हो जा रहा है, लोग आ ही नहीं रहे एकदम। बैठे हैं धूप में इंतजार कर, क्या किया जाएगा भाई, पेट के लिए तो थोड़ा धूप में धूप देखा जाएगा कि क्या देखा जाएगा। अब शाम एकदम शाम में भी कुछ